ओके तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आते थे, बट अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा और क्वेश्चन एक दो या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक बात तो हम लोग को पता है, ठीक है। प्रियम्बल के बारे में देखते हैं, क्या है हमारा प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute, ये वर्ड्स हैं जो हमारे प्रियम्बल में यूज्ड हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुए हैं। सबसे पहला वर्ड होता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अच्छा, समझ आ गया कि ईटी में कुछ नहीं पढ़ा है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब किसके लिए? फॉर द सोसाइटी। किसके लिए बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सोसाइटी के लिए। सेक्युलर का मतलब क्या होता था? इंस्टीट्यूट ने अगर देख लिया तो डिग्री छीन लेगा। ईटी की जो मार्कशीट मिली है वही डिग्री छोटी सी, ईटी की जो मार्कशीट मिली ना, एकदम एकदम घर से निकाल के छीन के फाड़ के फेंकेगा कि इतना भी नहीं याद है। अच्छा, अब हमको समझ में, आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि जब ईटी में दिया है तो जरूरत क्या है एग्जीक्यूटिव में देने की? हम हर बार यही बोलते हैं। अब हमको समझ में आया कि वो आपको हमसे बेहतर समझते हैं, है ना, इसीलिए उन्होंने दोबारा दिया है। क्या होता था सेक्युलर? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, याद आया। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता था? राइट टू चूज। एंड रिपब्लिक का मतलब होता है देयर इज वन हेड ऑफ द कंट्री, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। क्या करें हम, कहां से कूद जाएं? बाप रे बाप। रिपब्लिक मीन्स देयर इज वन हेड। गनीमत आपने अपना नाम नहीं लिया। देयर इज वन हेड ऑफ द कंट्री। मी कौन होता है वन हेड? प्रेसिडेंट। द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री इज द प्रेसिडेंट। ओके, तो बेसिकली हमारे कौन समझ गए हमको कैसे पढ़ाना है चैप्टर। हमें तो लग रहा था थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप थोड़ा हाँ हाँ बोलोगे। एनीवेज, तो कह रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, किसने लिखा है? चलो ये ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इससे आपको ये समझ में आ गया कि ये चैप्टर भी बड़ा है, ठीक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन छोटा लिखते तो चैप्टर भी छोटा होता है ना। तो ये कह रहे हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें कुछ वर्ड्स यूज हैं। सबसे पहले वर्ड है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं हमारे यहाँ लोगों के पास इंडिपेंडेंस है इंडिविजुअली, और अगर हम एज अ स्टेट या कलेक्टिवली देखें तो वो इंडिपेंडेंस होती है गवर्नमेंट के पास। मतलब हमें क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे, लेकिन हम सबको क्या करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस एंड कलेक्टिव इंडिपेंडेंस। सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट वर्ड पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी है किसके लिए किया जा रहा है? सोसाइटी के लिए। सेक्युलर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट डिनोट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी पर्सन हैज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ये वर्ड हम लोग कई बार बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी मतलब ही ये होता है कि हम लोग फ्री हैं, हम चूज कर सकते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है वी कैन चूज आवर गवर्नमेंट, ओके। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारी कंट्री को एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है और वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, द फर्स्ट पर्सन। और इन सब चीजों से हम सिक्योर करते हैं अपने सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। व्हाट इज फ्रैटर्निटी? ब्रदरहुड, ठीक है। ये सब चीजें हम इंश्योर करते हैं। अब आइए जरा देखिए प्रियम्बल। प्रियम्बल अभी हमने आपको बता दिया। द पॉलिटी, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, द पॉलिटी assured to the public of India is described in the preamble as sovereign, socialist, secular and democratic. The expression sovereign signifies that republic is externally and internally sovereign. Underline करिए, sovereignty in the strict and narrowest sense of the term implies independence all around, within and without the borders of the country. कह रहे हैं सोवरेनिटी का सबसे पहली चीज मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। अगली लाइन देखो, बहुत अच्छी है। कह रहे हैं यही अभी जो हमने बताई थी, लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। लीगल सोवरेनिटी, इंडिविजुअली हमें क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली अगर हम पूरी कंट्री की बात करेंगे तो वो किसके पास होगी? यूनियन एंड स्टेट। When we talk in union, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन मतलब क्या हो गया? सेंट्रल, ओके। चलो उसके बाद अब आ जाइए स्ट्रक्चर। अब यहां से इंपॉर्टेंट मार्क करिए,
वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईईटी वाले कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो फर्क सबसे इंपॉर्टेंट आया है वो क्या, अब पेपर क्या है, सब्जेक्टिव। पहले आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो, ठीक है। अब कैसा है, सब्जेक्टिव। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बताइए फेडरल है कि यूनिटरी है? कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल है, कॉजी फेडरल है, बेसिकली फेडरल है विद सम यूनिटरी फीचर्स, जिसको हम लोग कॉजी फेडरल कहते हैं। ओके, सी फेडरल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। अगर हम अपनी कंट्री में देखते हैं तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और कुछ स्टेट के पास। विद इन द स्टेट कुछ भी हो रहा होता है वो कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बिना सेंटर के हम लोग वो काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे स्टेट में दंगे हो गए, ठीक है, और आपको आर्मी बुलानी है। अब आर्मी बुलाने के लिए आपको किससे पूछना पड़ेगा, सेंटर से, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमको फाइनली रेफर करना पड़ता है, किसको, सेंटर को। तो जैसे बहुत साल पहले अगर आपको याद होगा तो यूपी की ही एक चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम यूपी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब यूपी इज अ वेरी बिग स्टेट, तो उन्होंने कहा था कि हम इस स्टेट में 4-5 स्टेट्स निकाल देंगे, बट वो ऐसा कर नहीं पाई, उनको परमिशन नहीं मिली, कहाँ से, सेंटर से। इसका मतलब समझो हो क्या रहा है, देखा जाए तो वो स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं तो वो डिसीजन ले सकते हैं स्टेट का, लेकिन क्या ऐसा है कि स्टेट में वो कुछ भी कर सकते हैं, नो। कह रहे हैं कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें अभी भी हमको सेंट्रल से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वैसे ये फेडरल है लेकिन इट इज हैविंग सम यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो मार्क करिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। और इसका सबसे फेमस केस अगर आपको ये याद हो, याद है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, were of the view that federal features form the basic structure of Indian Constitution। ये हमने आपको बताया था, केशवानंदा भारती वाला केबीसी में आया था एक बार क्वेश्चन, ऐसा कुछ बताया था। अभी काफी साल पहले की बात है, ये हम यही टॉपिक पढ़ा रहे थे और बच्चों को यही केस पढ़ाया, केशवानंदा भारती, 4-5 बार रटवाया केशवानंदा भारती। और चांस की बात है उसी दिन केबीसी आना था और उसमें 1 करोड़ का ये क्वेश्चन था जिसका आंसर केशवानंदा भारती था। अब हुआ ये कि जो बच्चे क्लास में पढ़ के गए थे वो बैठे अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, और वो चांस की बात है वही क्वेश्चन, उसके पहले का कोई नहीं आता था उनको, वो 1 करोड़ का क्वेश्चन जैसे ही आया तो वो उछल के कूद गए कि अरे इसका आंसर तो केशवानंदा भारती होगा। इससे खुश कौन हो गए, केबीसी में जाओ तुम, 1 करोड़ का क्वेश्चन तुमको आता है, उनको ये नहीं पता था कि उनको वही आता था, है ना। बट दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 1 करोड़। चलो, तो कह रहे हैं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक केस हुआ था, were of the view that federal features form the basic structure of Indian Constitution। यानी अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो वो कैसा है, फेडरल। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि फेडरल सिस्टम होता कैसा है। अब हम लोग एक एक करके फेडरल के फीचर्स देखेंगे, आप हमको बताना ये इंडिया में है कि नहीं है, ठीक है। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिटी आर, सबसे पहला होता है डुअल गवर्नमेंट। बताओ इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है कि नहीं है। हम लोग किसके फीचर्स देख रहे हैं, फेडरलिज्म के, और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर ये फीचर्स इंडिया में भी हैं तो इसका मतलब इंडिया फेडरल है। सबसे पहला फेडरल का फीचर होता है डुअल गवर्नमेंट। हमारे देश में डुअल गवर्नमेंट है, यस, यानी हमारा भी फेडरल सिस्टम है। सेकेंड कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, यस, कुछ सेंट्रल के पास कुछ स्टेट के पास। अगर आपको याद हो बचपन में जब सिविक्स आपने पढ़ी थी तो आपने वहां पढ़ा होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा कुछ याद है। हिस्ट्री की बहन सिविक्स पतली सी याद आई, वहां 3 चीजें पढ़ी होंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नहीं पढ़ी तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्यों, यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। यूनियन लिस्ट का मतलब वो मैटर्स जिसपे लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट का मतलब वो मैटर्स जिसमें बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट में कौन बनाते होंगे, दोनों, ठीक है। यहीं से समझ में आ रहा है कि हमारी कंट्री में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। थर्ड कह रहे हैं सबसे ऊपर हमारे यहाँ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कहीं भी कुछ भी हो, लॉ में कुछ लिखा हो ना लिखा हो, सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम पावर किसको दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन। इवन जजेस के ऊपर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा बताइए, हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? किसी के अंडर नहीं। जजेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। सोचो अगर ऐसा होता तो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती जज चेंज हो गया होता। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो बीजेपी का है, ऐसा होता है ना। कह रहे हैं लेकिन जजेस का अपने खुद के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारी जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट। कह रहे हैं फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, हमारे यहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। 5th पॉइंट। एंड ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान है? नो। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज अ वेरी रिजिड प्रोसीजर, ठीक है। आसानी से लॉ को तो आसानी से चेंज नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना सोचो कितना टफ होगा, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स किसके थे? फेडरलिज्म के। क्योंकि ये सारे फीचर्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, इसलिए इंडिया कैसा है? फेडरल। अब देखिए अगले पॉइंट्स में इन्होंने सारे समझाए हुए हैं। कह रहे हैं इन इंडिया, उसी को देखो इंडिया से कंपेयर करेंगे। इंडिया देयर आर गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यूनियन में और स्टेट में। सेकंड, पावर टू मेक लॉज हैव बीन सूटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड, कह रहे हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को ही क्या फॉलो करना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी भी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जिसको अमेंड करने का जो प्रोसेस है वो बहुत रिजिड है। From the above, it is clear that Indian Constitution basically has federal features. ठीक है, यहां से इतनी बात समझ में आई। बट कह रहे फेडरलिज्म तो है, लेकिन क्या हमारी दोनों गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या वो जो चाहे वो कर सकती हैं? नो। कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है। नो, देयर आर सर्टेन मैटर्स जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी परमिशन लेनी पड़ती है, किसकी? सेंट्रल की। तो ये कह रहे हैं बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एस्टैब्लिश टू कोऑर्डिनेट एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। दोनों इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, both the government coordinate, cooperate, collaborate in each other's effort to achieve the ideals laid down in the preamble। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? हम लोग क्या हुए? quasi फेडरल, मेनली फेडरल है with some unitary features। ओके, देखो अगली लाइन में लिखा है जुडिशियल व्यू। कह रहे हैं द क्वेश्चन एज टू वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट or unitary constitution with some federal features came up before the cases before Supreme Court and High Court, but in most cases observations have been made in a particular context and have to be understood accordingly। आपको लिखना हो तो वहीं पे लिख लो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाजी फेडरल। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्वाजी फेडरल है कि यूनिटरी है। इसमें आप फेडरलिज्म के पॉइंट समझा देंगे और फिर ये लिख देंगे। एनी डाउट? ओके, अब देखिए कह रहे हैं पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। मतलब कह रहे हैं फेडरलिज्म तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, लेकिन हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ पेक्यूलियर फीचर्स हैं। व्हाट डू वी मीन बाय पेक्यूलियर? यूनिक फीचर्स हैं, कुछ अलग फीचर्स हैं। जैसे मोड ऑफ फॉर्मेशन देखो, द फेडरल यूनियन एज इन द अमेरिकन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन अ नंबर ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट surrendering a defined part of their sovereignty or autonomy to a new central legislation। ध्यान से समझिए, अमेरिकन सिस्टम में भी फेडरलिज्म है। अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है? अच्छा एक चीज समझिए, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर इंडिया का कोई पर्सन किसी भी स्टेट को बिलोंग कर रहा हो, वो कहीं बाहर जाता है, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए, ठीक है, आप अमेरिका गए और वहां जाके आपसे पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, तो बताओ इंडिया बोलोगे कि यूपी बोलोगे? नहीं, इसलिए नहीं कि आपको बड़ा वैसा लग रहा है, बट एनी पर्सन, मान लो कोई पर्सन साउथ में रहता है, ठीक है, वो बाहर जाएगा और उसे पूछा जाएगा फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, ना उसने सिटी पूछी है ना कंट्री पूछी है, लेकिन वो क्या बोलेगा? वो इंडिया बोलेगा। लेकिन अगर आप बाहर वाले लोगों को ध्यान दो तो वो जो बाहर से यहाँ आते हैं, दे स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द प्लेस वेयर दे बिलोंग, ठीक है। दे से कि आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, दे से आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक्चुअली उनका सिस्टम ये है कि उनके इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, ठीक है, और उनके इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने कुछ कुछ पावर सरेंडर करके एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बना दिया, ठीक, यानी कि पहले स्टेट्स थे और फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन बना। इंडिया का फेडरलिज्म कैसा था? इंडिया के फेडरलिज्म में पहले सेंट्रल था और उसने छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए। तो है वही बात, लेकिन फेडरलिज्म में डिफरेंस है।
ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मतलब वो अपने हिसाब से सारा काम करते थे और उन्होंने कुछ कुछ पावर्स अपनी दे दी सेंट्रल लेजिस्लेशन को, ओके। लेकिन इंडिया में पहले ही सेंट्रल लेजिस्लेशन बना, सेंटर बना, और फिर उसने अलग अलग स्टेट्स को थोड़ी थोड़ी पावर्स दे दी। सो दिस इज द मोड ऑफ फॉर्मेशन, जो पहला डिफरेंस है। कह रहे हैं फेडरल यूनियन एज इन द अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम में देखो क्या है, is formed by an agreement between a number of sovereign and independent states. Independent states थे उनके यहाँ surrendering a defined part of their sovereignty to a new legislation, central legislation. यानी उन independent states ने अपनी कुछ कुछ power एक central authority को दे दी, ठीक है। हमारा जो constitution है ना वो कैनेडियन सिस्टम से ज्यादा डिराइव्ड है, ओके। और देखो कह रहे हैं इंडिया ने भी यही किया है जो कैनेडियन सिस्टम में है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है, इंडिया हैड अ थॉरली सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं हमारे यहाँ पहले एक सेंट्रल था, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन था, और फिर उसने अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स किसको दे दी, स्टेट्स को। तो ये था मोड ऑफ फॉर्मेशन, ये हमारा पेक्यूलियर फीचर है फेडरलिज्म का। सेकेंड कह रहे हैं पोजिशन ऑफ द स्टेट इन फेडरेशन। इन अ फेडरल सिस्टम a number of safeguards are provided for the protection of states' rights as they are independent before the formation of federation. In India, as the states were not previously sovereign entity, the rights were exercised mainly by the union. मतलब समझ में आया? जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, यही एग्जाम्पल सेकेंड में भी आएगा, यही फोर्थ में भी आएगा। ये कह रहे हैं जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, और उन स्टेट्स ने अपना एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाया। तो प्राइमरीली सारी पावर्स बताओ किसके पास थी, स्टेट्स के पास, और उन्होंने अपनी कुछ पावर किसको दे दी, सेंट्रल को। अब लॉजिकली बताओ, जो पावर उन्होंने सेंट्रल को नहीं दी है वो बाय डिफॉल्ट किसके पास है, स्टेट के पास। लेकिन अपनी कंट्री में ऐसा नहीं, अपनी कंट्री में स्टेट्स को पावर दी गई है, और जो पावर हमने स्टेट को नहीं दी है वो अज्यूम्ड है कि सेंटर के पास है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ सेंट्रल वाले लॉज आते हैं यूनियन में, ठीक है, स्टेट वाले लॉज आते हैं स्टेट लिस्ट में, और जिसमें दोनों बनाते हैं वो है कॉन्करेंट में। अब हमको बताओ, मान लो एक ऐसा मैटर है जो ना यूनियन लिस्ट में आता है, ना स्टेट लिस्ट में आया, और ना कॉन्करेंट में, तीनों लिस्ट में नहीं है, एक नया मैटर है, इस पे लॉ बनाना है। बताओ कौन बनाएगा, सेंट्रल। इसको रेसिड्यूरी पावर कहा जाता है, ठीक है। ये रेसिड्यूरी लॉ हुए, यानी या तो तुम यूनियन लिस्ट में आओगे, या स्टेट में आओगे, या कॉन्करेंट में आओगे। अगर तुम तीनों में नहीं आ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर लॉ बनाने का अधिकार किसका होगा, सेंट्रल का। यही चीज जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो पावर डेलीगेट नहीं करी वो अज्यूमिंगली किसके पास होगी, स्टेट के पास। सो दैट इज व्हाट इज पोजीशन ऑफ द स्टेट। आर द 2 पॉइंट्स वेरी क्लियर? ये हम लोग किस चीज के पॉइंट पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कि ये हमारे यहाँ के फेडरलिज्म के यूनिक फीचर्स हैं। सिटीजनशिप, बाहर की कंट्री में डुअल सिटीजनशिप होती है, पता है, एक स्टेट की और एक कंट्री की। हमारे यहाँ एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ लॉजिकल डिविजन ऑफ एवरीथिंग एसेंशियल टू द सोवरेनिटी एंड क्रिएटेड, अनलाइन करो, डुअल पॉलिटी विद डुअल सिटीजनशिप। कह रहे हैं डुअल सिटीजनशिप है वहां पर, a double set of officials and a double system of court. उनके यहाँ सब कुछ दो दो है। There is, however, single citizenship in India with no division of public services or judiciary. ठीक है, फाइन। ऐसा थोड़ी है यहाँ पर कि स्टेट का सुप्रीम कोर्ट अलग है और सेंट्रल का सुप्रीम कोर्ट अलग है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना, ओके। रेसिड्यूरी पावर्स, ये अभी हमने आपको बता दिया, हमारी कंट्री में जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो किसके पास हैं, यूनियन के पास। कह रहे हैं इन अदर वर्ड, Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary. It is a combination of both and is based on the principle that in spite of federalism, the national interest ought to be paramount as against autocracy stepped with the establishment of supremacy of law. अब इंस्टीट्यूट को टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो पता है क्या करेगा, ये लाइन दे देगा। अब आपको सब आता है इस टॉपिक में, पूरा टॉपिक याद है, लेकिन लाइन दे दी ये बोली तो जा नहीं रही आपसे एक बार में, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ फेडरलिज्म द नेशनल इंटरेस्ट ऑट टू बी पैरामाउंट एज अगेंस्ट ऑटोक्रेसी स्टेप्ड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी। ये क्वेश्चन, अगर ये लाइन आती, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं पता है, कि फेडरल स्ट्रक्चर है कि यूनिटरी। समझ आया, ठीक है। लेकिन आई कैन बेट कि बच्चे ये लाइन सुन के इसी को समझाने की कुछ कोशिश करेंगे कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं।
यही तो समझाते हो। कमेंट वाले क्वेश्चन में आप ज्यादातर यही बोलते हैं, हाँ बात सही कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, क्या कह रहे हो पता नहीं, जो कह रहे हो यस इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जो अभी तक कवर हुआ है, फेडरलिज्म एंड यूनिटरी। ओके, कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है। ओके, इसके बाद देखो क्या स्टार्ट होंगे, फंडामेंटल राइट्स। ये सब तो याद है ना? कहां से कहां तक थे फंडामेंटल राइट? हमने पूछा ये सब याद है? हाँ याद है। कहां से थे? हाँ थे 14 से 32। 14 कौन सा था? कैसे याद कराए थे एकदम, तब भी देखो ये हाल है। आपको गजनी पता है? हाँ, उसका एडवांस वर्जन है। आप उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, आपकी वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से थे। बस इसमें अब देखो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको लगेगा नहीं कि आपने ईटी में ये सब पढ़ा है। स्टेट की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद ना ये सब कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं। इसमें ओल्ड एंड न्यू का कोई चक्कर नहीं, एग्जैक्टली सेम है। सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अभी इसको स्टॉप करेंगे। फंडामेंटल राइट्स विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हाँ कल एविडेंस